हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास में ये हमारा 16वां लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे जब हम बात कर रहे थे तो हमने कई सारे सब टॉपिक्स डिवाइड किए थे यहाँ पर, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के शुरू होने के पहले जो प्रोडक्शन की मेथोडोलॉजी थी वो कैसी थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है और कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फैसिलिटेट किया, आगे बढ़ाया, और कंपोनेंट्स कौन कौन से रहे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के। तो ये 4 पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी के 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। पहला तो ये कि आखिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुआ। दूसरी बात कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा, निगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा। तीसरी बात, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड से निकलकर दुनिया के अन्य देशों में कैसे आगे बढ़ा। और एक चौथा पॉइंट यहाँ पर और भी है कि कौन कौन से फेजेस रहे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के, इंक्लूडिंग फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो ऐसा माना जाता है कि अभी चल रहा है। तो हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों हुआ। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फैसिलिटेट किया था, आगे बढ़ाया था। तो कुल मिला के ये बात तो वही है, थोड़ा तोड़ मरोड़ के इसका रिपीट टेलीकास्ट यहाँ पे कर दिया गया है इंग्लैंड का नाम लेकर। तो क्या क्या सिचुएशंस थी इंग्लैंड में जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को वहाँ पर शुरू करने में मदद की। उनके बिना शायद इस रेवोल्यूशन के शुरू होने में या तो बहुत देर लग जाती या फिर ये कहीं और होता। देखिए, ब्रिटेन ने 1700 के बाद कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनमें से कोई भी लड़ाई ब्रिटिश सॉइल पे नहीं लड़ी गई थी। वो यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है, जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है, वहाँ पे जाके लड़ाइयाँ लड़ा करते थे, चाहे वो फ्रांस के साथ लड़ाई लड़ें या फिर जर्मनी के साथ लड़ाई लड़ें। तो ये जो भी लड़ाइयाँ उनके द्वारा लड़ी गई वो कॉन्टिनेंटल यूरोप पे लड़ी गई। हमें पता है कि जो ब्रिटेन की ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसमें वो इंग्लिश चैनल के द्वारा कॉन्टिनेंटल यूरोप से अलग हो जाता है। और इन लड़ाइयों में चूंकि उनकी नेवी काफ़ी स्ट्रांग थी तो उन्हें काफ़ी सक्सेस भी मिली। इस सक्सेस के बाद एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर वहाँ पे तैयार हो गया था। जो मिलिट्री और पॉलिटिकल सक्सेस था उसने एक पॉजिटिव एटीट्यूड दे दिया, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जहाँ पर नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाने लगा। इनोवेशंस को रोका नहीं गया जैसा कि अन्य कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ में हुआ। वहाँ पर एक ऐसा माहौल तैयार हुआ कि आने वाले समय में अगर ऐसे इनोवेशंस होते हैं तो उससे ब्रिटेन को और भी ज़्यादा फायदा होगा, इंग्लैंड को और भी ज़्यादा फायदा होगा। और इन सभी कारणों से जो उनकी सक्सेस थी मिलिट्री में या फिर पॉलिटिकल जो सक्सेस थी, उससे वहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जनरेट हो गई। काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटेन में पीस रही, वहाँ कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर बार बार नए नए रूलर्स आएंगे, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे तो चीज़ें खराब होंगी। लेकिन अगर एक ही रूलर काफ़ी लंबे समय तक रूल कर रहा है तो जो प्लान्स हैं, जो रूल्स हैं, उनमें भी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। और इकॉनमी आपको पता है कि बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। वहाँ पर अगर चीज़ों में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो फिर आपको जो ग्रोथ है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे और जो फायदे हैं आप उन्हें भी नहीं गेन कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि जो कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई इंग्लैंड के द्वारा, उसमें उन्होंने जीत हासिल की। चूंकि वो ब्रिटेन के सॉइल पे नहीं लड़ी गई थी तो उन्होंने उसका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं झेला और इसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रही, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर अच्छा रहा, जिसने वहाँ के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में मदद की। तो ये तो रहा एक कारण। दूसरा कारण, उस समय वहाँ पर ब्रिटेन में जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। हमने बात की थी कि लगभग दोगुनी पॉपुलेशन हो गई थी, बर्थ रेट बढ़ गई और डेथ रेट कम हो गई। पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ने लगी। पॉपुलेशन मशरूम का मतलब ये होता है कि कई सारी लोकेशंस पर एक कंपाइल्ड वे में जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करने लगती है। उसका फ़ायदा मिला कि स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स उनके पास अवेलेबल थे जिन्होंने इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। स्किल्ड वर्कर्स कैसे थे इसकी चर्चा हमने कल की थी कि जब वहाँ पर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आया तो उसके पहले जो एक मैकेनिज्म तैयार हुआ था जिसमें ट्रेडर्स गांवों में जाकर रॉ मटेरियल दे दिया करते थे और उसके बाद रेडीमेड प्रोडक्ट उठा लाते थे, उसे एक्सपोर्ट कर देते थे, बेच देते थे। तो वो जो लोग थे वो एक्चुअली में स्किल्ड थे, वो प्रोडक्शन का काम जानते थे। अब तो केवल उनकी जगह बदलने वाली थी। वो अपने घरों में जो काम करते थे अब वो आके इंडस्ट्रीज में करने लगे। तो उनके पास स्किल्ड वर्कर्स थे। उसका बैकग्राउंड जो एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन हुआ या उसके बाद जो एक मैकेनिज्म तैयार हुआ जिसमें ट्रेडर्स जाकर दूसरी जगहों पर जो हाउस होल्ड्स थे उनको सामान देकर, रॉ मटेरियल देकर प्रोडक्ट्स तैयार करवाते थे। तो एक बैकग्राउंड तैयार हो गया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, उस रिवोल्यूशन के आने के पहले ही। ये एक फायदा रहा। तीसरी बात कि इंग्लैंड की ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी है। इंग्लैंड के पास एक बहुत ही लंबी सी कोस्ट लाइन है जिससे वो बहुत आसानी से ट्रेड कर सकता है लगभग हर तरफ से। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इनलैंड वाटरवेज का मैकेनिज्म है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब वहाँ पर कई सारी नदियाँ हैं जिनसे आसानी से ट्रेड किया जा सकता है।
कोल और आयरन ओर, इसकी मात्रा वहां पे बहुत अच्छी है और अच्छी क्वालिटी के कोल और आयरन ओर वहां पे पाए जाते हैं। इसके अलावा उनके पास बहुत सारी कॉलोनीज भी थी और उन कॉलोनीज के जरिए वो बहुत सारे रिसोर्सेस को इंग्लैंड में लेकर आते थे। इट वॉज रिच इन वाटर पावर एंड कोल टू फ्यूल न्यू मशीन्स। उनके पास अच्छा खासा कोल था जिससे वो नई मशीन्स को पावर कर सकते थे। उनके पास आयरन ओर था जिससे वो नई नई मशीन्स बना सकते थे, टूल्स बना सकते थे, बिल्डिंग्स बना सकते थे। उनके पास रिवर्स थी इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उनके पास हार्बर्स थे, पोर्ट्स थे, जिससे मर्चेंट शिप्स बहुत आसानी से इंग्लैंड तक आ पाते थे। तो ये जो ज्योग्राफी थी उसने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वो इंग्लैंड में ही शुरू हुआ। यहां पर ये चौथा पॉइंट है कि ब्रिटेन हैड अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल फ्रॉम वेल्दी लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स। ब्रिटेन के पास एक बहुत वेल्दी क्लास था जिसके पास खूब सारा पैसा था। ये ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी या व्यापारी थे। तो इन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय जो इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी उसको पूरा किया, पैसा लगाया। उनका बैंकिंग सिस्टम काफी हाईली डेवलप्ड था जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान इन्वेस्टमेंट में काफी मदद की। लोगों को इनकरेज किया कि वो बैंक से लोन लें और पैसे इन्वेस्ट करें नई मशीनरीज में और अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करें। तो जो वहां की इकोनॉमिक सिचुएशंस प्रिवेल कर रही थी वो भी काफी फेवरेबल थी कि वहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को शुरू किया जा सके। ये रहा हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है? दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट। उनके पास एक बहुत अच्छा मार्केट था। अगर आप चीजों को सिर्फ प्रोड्यूस करें लेकिन आप उसे बेच ना पाए तो फिर वो प्रोडक्शन किसी काम का नहीं होता। लेकिन ब्रिटेन के साथ ऐसा नहीं था, इंग्लैंड के साथ ऐसा नहीं था। उनके पास एक बहुत अच्छा मार्केट था इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज। इनके पास बहुत सारी कॉलोनीज थी, इंक्लूडिंग जो बहुत ही रिच कॉलोनी थी उनके लिए इंडिया। तो जब वो सामान वहां पे प्रोड्यूस करते थे तो वो इन कॉलोनीज में आके इन सामानों को बेच सकते थे और ये वही सामान थे जिन्हें उन्हीं जगहों के रॉ मटेरियल से बनाया जाता था। तो ये एक साइकिल तैयार हो गई। मतलब उनके पास कॉलोनीज थी, वो वहां से रॉ मटेरियल लेकर आते थे, रेडीमेड प्रोडक्ट तैयार करते थे, उन्हीं कॉलोनीज में ले जाकर बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे। अब उनके पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ज्यादा बेचेंगे। ये पूरी साइकिल बन गई जिसने नए नए इनोवेशंस को बढ़ावा दिया और टेक्सटाइल की डिमांड भी बढ़ने लगी थी। इसकी वजह से सप्लाई बढ़ी और नई नई मशीन्स को डेवलप किया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा। यहां पर देखिए छठा पॉइंट है सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार ने किसी न किसी तरीके से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को इंग्लैंड में सपोर्ट किया। सपोर्ट नहीं भी किया तो कम से कम सप्रेस तो बिल्कुल नहीं किया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रही, तो एक एटमॉस्फेयर बना रहा जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की काफी लंबे समय से सर्वाइव कर रही थी। वहां पर जो बिजनेसेस थे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था। हम बात कर रहे हैं रेनेसा और इनलाइटनमेंट के बाद एक कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आया इंडिविजुअलिज्म का, जहां पर एक पॉलिसी वहां पर इवॉल्व हुई कि एक इंडिविजुअल जितना वेल्थ जनरेट करना चाहता है उसे करने दिया जाए। एडम स्मिथ की एक इनविजिबल हैंड की थियरी आई कि जो सरकार है उसे इंटरवीन नहीं करना चाहिए इकोनॉमिक सिनेरियो में। जो मार्केट मैकेनिज्म है वो अपने आप चीजों को रेगुलेट करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिस्फेयर आया, अहस्तक्षेप की नीति, पॉलिसी ऑफ लेजिस्फेयर, जिसके तहत यह कहा गया कि सरकार बिजनेसेस में इंटरवीन ना करे और जो बिजनेसमैन हैं उन्हें उनके तरीके से बिजनेस करने दिया जाए। तो एक बहुत अच्छा सा एटमॉस्फेयर वहां पे तैयार हुआ। पेटेंट लॉज थे जिससे इनकरेज किया गया, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो इनकरेज हुए कि वो नई नई चीजों का इन्वेंशन करें और उन्हें उस पर पेटेंट मिल जाता था, ओनरशिप मिल जाती थी, जिसका फायदा वो लंबे समय तक कमा सकते थे। कोई इंटरनल टैरिफ नहीं था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप कंपैरिजन करें उसी समय जिस समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो रहा था, आप जर्मनी का एग्जांपल ले लीजिए। जर्मनी में देखिए जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था उसमें 39 छोटे छोटे प्रोविंसेस थे जो आपस में बटे हुए थे। वो आपस में ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि बहुत हाई टैरिफ लगाया जाता था। जब भी एक जो कन्फेडरेशन का पार्ट है, जो छोटा सा एक प्रोविंस है, उससे जब दूसरे प्रोविंस में कोई ट्रेड होता था, या आप उसे स्टेट कह लीजिए क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, वो तो कन्फेडरेशन नाम मात्र का था, तो उनमें काफी इंटरनल टैरिफ हुआ करता था। तो वो ट्रेड काफी मुश्किल होता था। ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई इंटरनल टैरिफ नहीं था, तो इंटरनल ट्रेड तो बहुत ईजी था ना कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। तो वो चीज बहुत आसान थी ब्रिटेन में, तो इसने भी काफी फायदा पहुंचाया। इसके बाद यहां पे जो सातवां पॉइंट है वो ये है कि कोई रिजिड क्लास सिस्टम नहीं था। इससे जो वर्किंग सिस्टम था वो काफी बेहतर रहा। तो ये कुछ हमने कंडीशन समझी कि आखिर ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुआ। अब आइए इसके कंसिक्वेंसेस, इसके इंपैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव इंपैक्ट्स पे चर्चा करेंगे। ब्रिटेन की इकोनॉमी काफी बेहतर हो गई।
उसका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसने डोमिनेट कर लिया उसके एग्रीकल्चर सेक्टर को। इसके पहले एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन आया था, जिस पर हमने चर्चा की थी कि एग्रीकल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, वहां पर नए नए इन्वेंशंस हुए जिसने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बैकग्राउंड तैयार किया। उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन काफी आगे बढ़ा तो उसने एग्रीकल्चर सेक्टर को डोमिनेट कर लिया, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, जब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, जब जीडीपी बढ़ी, मतलब जब इंग्लैंड की जीडीपी बढ़ी तो उसने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को भी बूस्ट किया। रॉ मटेरियल का ज्यादा इंपोर्ट किया जाने लगा ब्रिटिश बिजनेसेस के द्वारा, ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। ब्रिटेन के पास इनफ कोल था और भी जो बेसिक नीड की जरूरतें थी वो थी। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने कहीं ना कहीं ब्रिटेन को एक इमर्जिंग पावर के रूप में दुनिया के सामने रख दिया, जहां पर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ब्रिटेन की सबसे एडवांस थी, सबसे बेहतर थी। तो ये एक इंपैक्ट हुआ जिसे आप पॉजिटिव इंपैक्ट कह सकते हो, बिकॉज उसके बाद यही जो पॉजिटिव्स थे, यही जो ग्रोथ थी वो अन्य देशों ने भी अवेल की। देयर वॉज इंक्रीज माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, नई नई सिटीज का निर्माण हुआ। इसके पहले देखिए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले सिटीज का निर्माण नहीं होता था, क्योंकि एक संख्या से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर उन्हें फूड सप्लाई ना मिले तो गांवों में लोग रहना इसलिए प्रेफर करते थे क्योंकि वहां पर वो खेती कर सकते थे, उन्हें आजीविका के लिए जो बेसिक नीड की आवश्यकताएं हैं, खाना पानी, वो आराम से मिल सकता था। शहरों में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। लेकिन अब जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हुआ तो अब लोगों के पास पैसा रहने लगा, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ साथ हमने देखा कि कम्युनिकेशन के मेथड भी बढ़ गए थे। एक जगह से दूसरी जगह पे रेल रोड और बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो बेहतर हो गया था। तो अब सिटीज की, बड़ी बड़ी सिटीज का निर्माण होना शुरू हुआ, जहां पर गांवों से लोग शहरों की ओर एम्प्लॉयमेंट की तलाश में आने लगे। अर्बन एरियाज जो थे वो प्रोडक्शन का सेंटर बनने लगे। अब उनकी कोई लिमिट नहीं थी। ठीक है, ये सिटीज बहुत बड़ी होने लगी, जहां पर नए नए ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को भी स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये भी आप पॉजिटिव ले सकते हो। तीसरी बात कि ट्रेड यूनियनिज्म शुरू हुआ। जब कई सारे मजदूर एक साथ मिलकर काम करते थे तो उनके मन में एक भावना भी आई कि उन्हें अपने हितों की रक्षा के लिए यूनाइट होना चाहिए। उनके अंदर एक सॉलिडेरिटी भी पैदा हुई वर्किंग क्लास के अंदर कि उन्हें एक साथ एकजुट रह के रहना होगा, नहीं तो फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा। ग्रेजुअली उनकी मांगों के चलते कई सारे एक्ट भी पास किए गए। आने वाले समय में उन्हें वोटिंग राइट भी दिया गया। शायद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ना हुआ होता तो वो यूनाइट नहीं हो पाते, वो अपने पॉलिटिकल राइट की डिमांड नहीं कर पाते। जैसे 1929 में जो वर्किंग क्लास था, जो लेबर्स थे, उनको भी वोटिंग राइट दिया गया। इनफैक्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इंप्लीमेंट कर दिया गया। जो ट्रेड यूनियंस थे उन्हें 1824 में लीगलाइज कर दिया गया था। कई सारे फैक्ट्री एक्ट भी पास किए गए उनके हितों की रक्षा के लिए 1802 में, 1819 में। वहां पर इन अ वे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंग्लैंड में डेमोक्रेसी को भी स्ट्रॉन्ग किया। तो ये कुछ हमने पॉजिटिव इंपैक्ट्स देखे। अब आइए नेगेटिविटी की बात करते हैं। माइग्रेशन काफी तेजी से बढ़ा, गांवों से लोग शहरों की ओर आए, शहरों में भीड़ बढ़ने लगी, जिससे वहां पर हाउसिंग और सैनिटेशन की दिक्कतें आने लगी। जो मजदूर फर्म्स में काम करते थे वो बहुत ही बुरी स्थिति में काम करते थे, माहौल बहुत खराब होता था, कई बार उन्हें बीमारियां हो जाती थी, मेडिकल सिस्टम उतना एडवांस नहीं था तो इन बीमारियों की वजह से उनकी मौत भी हो जाती थी। शहरों में देखिए, जब एक बड़ा तबका बहुत एडवांस होता है, बहुत डेवलप्ड होता है, तो उसके आसपास पेरीफेरी में स्लम्स डेवलप होते हैं। तो जो गांवों से लोग माइग्रेट करके आ रहे थे वो उन स्लम्स में रह रहे थे, तो उसका भी डेवलपमेंट शुरू हो गया, जहां पर हाउसिंग सैनिटेशन की दिक्कत बहुत ज्यादा थी। तो ये एक निगेटिव इंपैक्ट निकल के आया। अर्बन एरियाज अब दो हिस्सों में डिवाइडेड थे। एक हिस्सा जो हाईली एडवांस था, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बन रही थी, बड़ी बड़ी कंपनीज बन रही थी, इंफ्रा को डेवलप किया जा रहा था। दूसरी ओर उसमें बिजनेसमैन लोग रह रहे थे, लग्जरियस होम्स हुआ करते थे। दूसरी ओर एक ऐसा हिस्सा था जो स्लम हिस्सा था, वहां पर जो लोग मजदूर क्लास से बिलोंग करते थे वो रह रहे थे, वो फैक्ट्रीज में जाके काम किया करते थे, उनके पास बेसिक एमिनिटीज भी नहीं हुआ करती थी। माइग्रेशन ने सोशल स्ट्रेस भी शुरू कर दिया। जब एक व्यक्ति गांव में रहता है तो उसकी एक सोशल बॉन्डिंग रहती है, वो कम्युनिटी में रह रहा होता है, उसकी कई सारी आवश्यकताएं वो सोशल कम्युनिटी पूरा कर देती है। लेकिन जब वो शहरों में आए तो वो आइसोलेट होने लगे, उनकी सोशल बॉन्डिंग खत्म हो गई। अब हर व्यक्ति सिर्फ अपने आप से मतलब रखता था, तो यहां पर जो इंडिविजुअलिज्म था वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन में कन्वर्ट हो गया। जब हम बात करते हैं कि इंडिया में अभी भी एक फैमिली कल्चर है कि लोगों को एक साथ मिलकर रहना है, जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि हर व्यक्ति अपने लिए जवाबदेह है। तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से ही हुई। वहां पर हर व्यक्ति को आजादी क्यों मिलने लगी? अब देखिए, शुरुआती समय ऐसा था कि बहुत कम वेजेस दिए जा रहे थे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी, और जब मजदूर ज्यादा हों और काम कम हो तो डेफिनेटली जो वेजेस हैं वो गिर जाएंगे, ऐसा अक्सर होता है। तो वेजेस बहुत कम दिए जा रहे थे, तो अगर फैमिली का केवल एक ही मेंबर फैक्ट्री में जाके काम कर रहा है तो जरूरतें पूरी हो नहीं पाती थी। देन यू कैन सपोज कि एक फैमिली में जो माता पिता हैं दोनों फैक्ट्रीज में जाके काम कर रहे हैं,
तो बच्चे घर में अकेले हैं, अब वो फ्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वहां का जो कल्चर था वो डाइल्यूट होना शुरू हो गया। तो ये भी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था उसने कहीं ना कहीं जो एक बहुत लंबे समय से कल्चर चला आ रहा था उसको डाइल्यूट किया। इंडिविजुअलिज्म, जिसे आज आप वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं, उसकी शुरुआत भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ ही हुई। इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स को एक और फैक्टर के रूप में देखते थे प्रोडक्शन के, उन्हें इंसानों की तरह नहीं देखा जाता था, उनका ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, बहुत लंबे समय तक उनसे काम करवाया जाता था, 16-16 घंटे 18-18 घंटे काम करवाया जाता था मजदूरों से, ठीक है, और उनकी वर्किंग कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं होती थी, उनको बहुत कम वेजेस दिए जाते थे और बहुत ही कम सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म थे। अगर उनको कुछ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर उनके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था। अगर वो किसी दिन काम नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, उन्हें छुट्टियां भी नहीं दी जाती थी, सातों दिन काम करवाया जाता था। तो ये कुछ बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन उस समय हो रहा था। और एक बहुत ही ग्रिम पिक्चर थी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सामने समय की थी, वो ये था कि चाइल्ड लेबर काफी तेजी से शुरू हो गया। महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रीज में बढ़ने लगा, क्योंकि और इन्हें भी फोर्स लेबर के तौर पे काम करवाया जाता था, बच्चों को काम करवाना आसान होता था और महिलाएं भी बहुत आसानी से कम वेज पर काम करने लगी थी, और 15 से 18 घंटे इनसे भी बहुत ही खराब वर्किंग कंडीशन में काम करवाया जाता था। तो ये बहुत ही ग्रिम पिक्चर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय की। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लगाया गया, उस समय इस पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया ही नहीं गया था, इनफैक्ट यूं कह लीजिए कॉन्सेप्ट था ही नहीं। शुरुआती दौर में इंडस्ट्रीज डेवलप की जा रही थी, कोयले का इस्तेमाल किया गया, खूब सारा पोल्यूशन फैलाया गया, आज जिसे हम झेल रहे हैं। तो पोल्यूशन भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की ही देन है, जो आज स्थिति बहुत खराब बनी हुई है, जिसे टैकल करने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये तो जो प्रॉब्लम है इसका ओरिजिन ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ है, तो ये भी एक बहुत बड़ा निगेटिव आउटकम है। इंडस्ट्रियल लॉबी स्टार्ट हुई। अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो पार्लियामेंटेरियंस के साथ लॉबी करके अपने लिए कानून बनवाते थे, which led to development of resentment and many other workers movement, जिससे जो मजदूर वर्ग था उसमें असंतोष पैदा होने लगा, वो डिससेटिस्फाइड रहने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो उनके लिए कुछ भी नहीं सोचता, वो तो केवल जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हीं की सुनता है। तो उसके बाद लोडिस एक ऐसे मूवमेंट शुरू हुए, जिसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे लोग सोसाइटी में इमर्ज होने लगे जो नई नई टेक्नोलॉजीज का विरोध करने लगे। और ये विरोध इस आधार पे नहीं था क्योंकि वो कंजर्वेटिव थे, ये विरोध इस आधार पे था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं ये तो नए नए टूल्स बनते जा रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन का। इसके अलावा चार्टिस्ट डेवलपमेंट हुआ, मतलब एक तरीके का मूवमेंट था चार्टिज्म। चार्टिज्म एक ऐसा वर्किंग क्लास मूवमेंट था जो कि 1836 के अराउंड इमर्ज होके आया, और ये काफी एक्टिव रहा 1838 से लेके 1848 के बीच में। जो चार्टिस्ट मूवमेंट था इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो वर्किंग क्लास है उसके लिए पॉलिटिकल राइट्स को इंश्योर किया जाए। जो एक पीपल्स चार्टर था उसी से ये सब निकला है चार्टिज्म, जहां पर 6 मेन एम्स बताए गए थे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब पॉलिटिकल जो अधिकार थे उनकी भी मांग शुरू हो गई थी। देखिए, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की कमियां ही थी, ये कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके नाम पर जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को मिसयूज किया गया, लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, यही कारण था कि एक नया रिवोल्यूशनरी आइडिया इमर्ज होकर आया जिसे हमने कहा सोशलिज्म। जब लोगों ने मांग की कि आर्थिक और सामाजिक समानता होनी चाहिए, केवल इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति वर्ग है वही क्यों संपन्न होगा, और इसी सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को कार्ल मार्क्स ने जो वर्किंग क्लास की कंडीशंस थी उसको एक्सप्लेन करते हुए मार्क्सिज्म के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि एक वायलेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आधार बनाकर यूएसएसआर में, रशिया में एक रिवॉल्यूशन भी किया गया। इस तरीके से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने आगे चलकर इंपीरियलिज्म को भी जगह दी, जहां पर राजाओं को ऐसा लगने लगा कि अगर वो अपने आस पड़ोस के राज्यों पर कब्जा कर लें, उन पर सीधा सीधा पॉलिटिकल कंट्रोल कर लें, तो वो उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए कर पाएंगे और इफेक्टिव मैनर में। कॉलोनीज में तो देखिए वो इनडायरेक्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ट्रेड का सहारा लेके एक्सप्लॉइट करते हैं। इंपीरियलिज्म में डायरेक्ट रूल किया जाता है और उनके रिसोर्सेज का बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। तो इंपीरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की ही देन है। तो ये निगेटिव्स हमने देखे। अब आइए बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड के बाहर कैसे डेवलप हुआ, कैसे स्प्रेड हुआ। देखिए, जब नेपोलियनिक वॉर्स चल रहे थे 1815 तक, ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर था जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छे से हो नहीं पाया। हालांकि इसकी शुरुआत तो हो गई थी बट ये अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन जब नेपोलियनिक वॉर्स खत्म हुए 1815 में, तो धीरे धीरे ये इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट था वो आगे बढ़ा। लेकिन फिर भी कुछ कंस्ट्रेंट्स बने रहे, जैसे कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो शुरू हुए थे,
1815 से लेके 1871 के बीच में, जहां पर 1830 में रिवॉल्यूशन होते हैं यूरोप के कई सारे अन्य हिस्सों में, 1848 में रिवॉल्यूशंस होते हैं, और 1871 1871 तक जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन होता है। तो इस समय काफी ऐसा बहुत फेवरेबल एटमॉस्फेयर बना नहीं। जो डेवलपमेंट्स थे इंडस्ट्रीज के, वो यूरोप में इंग्लैंड तक ही रह गए, बाकी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ये आ नहीं पाए, क्योंकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट इस दौरान काफी वोलेटिलिटी से भरा पड़ा था। हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन में तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन काफी अच्छे से चल रहा है, क्योंकि जो भी लड़ाइयां ब्रिटेन लड़ता था वो ब्रिटेन की सॉइल पे नहीं लड़े जाते थे, वो तो कॉन्टिनेंटल यूरोप पे लड़े जाते थे। लेकिन कॉन्टिनेंटल यूरोप में नेपोलियनिक वॉर, उसके बाद डेमोक्रेटिक मूवमेंट, यूनिफिकेशंस, ये जो काम हो रहे थे 18 यूं कह लीजिए कि 1800 की शुरुआत से, नेपोलियन के समय से 1804 से आप मान लीजिए, उसके बाद 1871 तक एटमॉस्फेयर ऐसा था नहीं कि यूरोप से निकलकर ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन देशों में आ पाए। लेकिन फ्रांस में 1850 के दौरान आयरन इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई, जब वहां पर नेपोलियन थर्ड रूल करने लगा। उसके बाद लेकिन वहां पर देखिए रॉ मटेरियल की कमी थी, कोल और आयरन उनके पास लिमिटेड था। फिर भी धीरे धीरे ये शुरुआत फ्रांस में हो गई। ब्रिटेन के बाद फाइनली फ्रांस ने शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन वो बहुत ग्रो कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रॉ मटेरियल। ब्रिटेन के बाद जर्मनी दूसरा ऐसा देश बना जिसने स्टील का प्रोडक्शन काफी तेजी से करना शुरू किया। हालांकि वो काफी लंबे समय तक ब्रिटेन से पीछे ही रहे। जर्मनी की यूनिफिकेशन होने के बाद बिस्मार्क ने जर्मन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में काफी मदद की और ये काफी तेजी से डेवलप होने लगे, और वहां पर आयरन और कोल की मदद से काफी अच्छा प्रोडक्शन शुरू किया गया। उसके बाद इटली था, जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को 1871 1871 के यूनिफिकेशन में, जब इटली का हो जाता है यूनिफिकेशन, तो उसके बाद वहां पर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी तेजी से आया। रशिया ही था जो यूरोप में सबसे लास्ट में इंडस्ट्रियलाइज हुआ। हालांकि रशिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थी, लेकिन कैपिटल और फ्री लेबर की कमी थी। वहां पर सर्वडम था। सर्वडम का मतलब ये होता है कि किसानों से जबरदस्ती खेतों में काम करवाया जाता है। तो इसलिए वहां पर ना तो एग्रीकल्चर ग्रो कर पाया, और ना ही वहां पर सर्वडम था, तो लोग खेतों में काम कर रहे थे, उनसे खेतों में काम करवाया जा रहा था, तो इंडस्ट्रीज में वो काम कर नहीं पाते थे, तो इसलिए वहां पर इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाई। रशियन इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन गॉट अ बूस्ट व्हेन सर्वडम वाज अबॉलिश्ड इन 1861। 1861 में 1861 में रशिया में सर्वडम को खत्म कर दिया गया, मतलब अब बॉन्डेड लेबर नहीं करवाया जाएगा खेतों में। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थोड़ा सा शुरू हुआ, कुछ बेहतर स्थिति में आया, लेकिन वास्तव में वहां पे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वो 1917 के अक्टूबर रिवोल्यूशन के बाद ही हुआ, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी आप कहते हैं। तो उसके बाद ये रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो था वो रशिया में शुरू हुआ। ये तो हमने बात की यूरोप में। यूरोप में हमने बात की कि कैसे ब्रिटेन के बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली और रशिया में ये रिवोल्यूशन फैले। अगर यूरोप के बाहर की बात करें तो यूएसए की जो इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने इंडिपेंडेंस जब उन्हें मिली 1783 में, उसके बाद डेवलप करना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रिटिश पॉलिसी जो थी मर्केंटलिज्म की, उसके पहले की हम बात कर रहे हैं, वो उनकी इंडस्ट्रीज को डेवलप होने नहीं देते थे। यूएसए ने उसके बाद डेवलपमेंट शुरू तो कर दिया, लेकिन टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जैसे कि हमने जब अमेरिकन रिवोल्यूशन की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका का ईस्टर्न इलाका है वहीं पर डेवलपमेंट्स हो रहे थे। तो आजादी पाने के बाद ये वेस्टर्न हिस्सों में एक्सपेंड करने लगे, और उसके बाद सिविल वॉर, इन कारणों से उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो नहीं पाया। नॉर्दर्न हिस्से तो काफी डेवलप हो भी गए थे, बट सदर्न हिस्से में डेवलपमेंट नहीं आ पाया था। यूएसए एक इंडस्ट्रियल पावर के रूप में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ही इमर्ज होकर आया, जहां पर उन्होंने खूब सारे जो फिनिश्ड गुड्स थे इंक्लूडिंग हथियार, उसे सप्लाई करना शुरू किया। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वो यूरोप के बाहर कैसे आगे बढ़ा। देखिए, जापान पहला ऐसा एक एशियन देश था, एशियाई देश था, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। इसकी शुरुआत जापान में 19वीं सदी के अंतिम समय में हुई। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जापान में काफी तेजी से आगे बढ़ गया, तो जापान एक मेजर एक्सपोर्टर बन गया स्टील मशीनरी का, मेटल गुड्स का और केमिकल्स का। इसके पहले जापान ट्रेडिशनली सिल्क, टॉयज और पोर्सिलीन यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तनों का ही एक्सपोर्ट किया करता था। तो यहाँ पर हमने कुछ बातें देखी कि कोई एक फैक्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे नहीं बढ़ा सकता। उस जगह की पॉलिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, फॉरेन इन्वेजन से सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल अलॉन्ग विद लॉ एंड ऑर्डर स्टेबिलिटी, ये कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। ब्रिटेन इन्हीं कारणों से इंडस्ट्रियलाइज हो पाया, और ये परिस्थितियां उस समय के भारत में नहीं थी। यही कारण था कि भारत उस समय इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो पाया। तो अब आइए हम बात करते हैं फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। ऐसा माना जाता है कि इस समय फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसका मतलब कि 3 पहले हुए होंगे। तो जिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे थे, हम उसे 3 फेजेस में कैटेगराइज कर सकते हैं, और जो चौथा फेज है उसे हम वर्तमान का फेज कह सकते हैं। तो आखिर जो पहला फेज था वो कब शुरू हुआ? पहले फेज की शुरुआत फॉर्मली, वैसे तो देखिए ऐसा कोई बाउंड्री लाइन नहीं है कि यहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस दिन शुरू हुआ और इस दिन पहला फेज खत्म हुआ, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। बट फिर भी 1784 में जब पहला मैकेनिकल लूम तैयार किया गया, जिसे बाद में स्टीम इंजन से भी चलाया जाने लगा, तो उस समय माना जाता है कि हाँ, ये पहला फेज शुरू हो गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। इसके बाद जो स्टीम पावर मशीन्स थी, उनके जरिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को आगे बढ़ाया गया। तो ये तो पहला फेज था, और ये फेज 1870 तक चला। 1870 में जब पहली प्रोडक्शन लाइन का निर्माण किया गया, जिसको एक्चुअली में जो सिनी सेट्टी स्लॉटर हाउस है वहां पर शुरू किया गया था 1870 में। तो प्रोडक्शन लाइन का मतलब क्या होता है कि एक चेन की तरह काम करवाया जाता है। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, यहाँ पे जो इमेज दी गई है आप इसे ध्यान से देखिए। ये सपोज करिए कि कोई मवेशी है जिसे स्लॉटर जिसका किया गया है, इसे एक चेन से बांध दिया जाता है कई सारे मवेशियों को, और यहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं और हर व्यक्ति का अपना एक स्पेसिफाइड काम होता है। क्योंकि प्रोडक्शन लाइन की शुरुआत स्लॉटर हाउस से ही की गई थी, तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये चेन में जो मवेशी बंधे हुए हैं ये आगे से रखते जाएंगे, और हर व्यक्ति का हर मवेशी के ऊपर एक स्पेसिफाइड काम होगा कि एक उसकी खाल उतारेगा, फिर दूसरा उससे बोन्स को अलग करेगा, तीसरा उसकी सफाई करेगा, चौथा उस पर कुछ केमिकल्स लगाने हैं तो लगाएगा, और पांचवा उसकी पैकेजिंग करेगा। तो इस तरीके से एक लाइन में काम किया जाने लगा। शुरुआत इसकी स्लॉटर हाउस के साथ की गई थी, बाद में लगभग हर प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। मशीन्स को बनाना हो, किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी हो, तो फिर ये जो सप्लाई लाइन था इसका या जो प्रोडक्शन लाइन था उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। तो 1870 में जब प्रोडक्शन लाइन का इस्तेमाल शुरू किया गया, तो ये माना
माना गया कि सेकंड फेज शुरू हो गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, और इसी फेज में टेलीफोन्स का इस्तेमाल किया गया, लाइट बल्ब्स का इस्तेमाल किया गया, फोनोग्राफ, इंटरनल कंबशन इंजन का इस्तेमाल किया गया, जिसने मशीन को काफी एफिशिएंसी के साथ चलाया, व्हीकल्स में तेजी आई। तो ये पूरा फेज था जिसमें ये सारे काम हुए। जो तीसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0, उसकी शुरुआत मानी जाती है 1969 से, जब फर्स्ट प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर या फर्स्ट पीएलसी का निर्माण किया गया। पीएलसी से हमारा मतलब क्या है? पीएलसी से हमारा मतलब किसी ऐसी मशीन से है जिसको आप कोई इनपुट दे दो, मतलब आप उसे कोई काम करने को कह दो और वो कर दे, वो आपको आउटपुट दे दे। जैसे कंप्यूटर में आप कमांड देते हैं प्रिंट निकालने के लिए, वो प्रिंट निकाल देता है। आप उससे कुछ लिखने के लिए कमांड देते हैं, वो लिख देता है। आप किसी कैलकुलेशन का कमांड देते हैं, वो कैलकुलेट कर देता है। तो जो कंप्यूटर है वो एक्चुअली में प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर या आप उसे पीएलसी कह सकते हैं। तो ऐसी और भी कई सारी मशीन थी जिनमें कुछ प्रोग्राम सेट कर दिए जाते थे और वो काम करना शुरू कर देती थी। तो जो पहला पीएलसी 1969 में शुरू किया गया, जिसे मॉडिकॉन 084 कहा गया। मॉडिकॉन 084 एक्चुअली में एक डिजिटल कंप्यूटर था जिसको सबसे पहले बनाया गया था इस तरीके के काम के लिए प्रोग्रामिंग के जरिए। तो उसके साथ थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है। ये ऐसा फेज था जिसमें पर्सनल कंप्यूटर्स बनाए गए, इंटरनेट शुरू हुआ, इंटरनेट ने कई सारे बदलाव किए और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इसी समय उदय हुआ। तो ये था तीसरा फेज। चौथा फेज है जिसे हम कहते हैं कि आज वो चल रहा है, इसे साइबर फिजिकल सिस्टम कहा जाता है, जहां पर रोबोट्स के जरिए काम कराया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो डेवलप हो रही हैं। 3D प्रिंटिंग, ऑटोनॉमस व्हीकल्स या फिर ड्राइवरलेस कार्स, इनका जो ये पूरा युग है, आप इसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फेजेस देखे। यहाँ पर जो हमारा आज का सेशन है वो समाप्त होता है। बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ करेंगे।